गोवा देश की बीच डेस्टिनेशन है जहां लाखों लोग घूमने आते हैं हर साल। देश के हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी वाले स्टेट्स में से एक है जहां टूरिज्म साल दर साल बढ़ते जा रहा है। देश के 12% फॉरेन टूरिस्ट इधर ही आते हैं, तो इनको केटर करने के लिए गोवा में एक नया एयरपोर्ट बनाया गया मोपा में, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम से। खुलने के 2 साल में ये 15वां सबसे बिजी एयरपोर्ट बन गया 44 लाख यात्रियों के साथ। जो पुराना एयरपोर्ट है डबलिन वाला, उसमें भी 66 लाख यात्री आए पिछले साल, जो इसे 10वां सबसे बिजी एयरपोर्ट बनाता है देश का। तो इससे गोवा में एविएशन की जरूरत देखी जा सकती है कि ये दोनों एयरपोर्ट्स टॉप 15 में आ जाते हैं। लेकिन गोवा को 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है और एविएशन का क्या फ्यूचर है इधर, इसके बारे में हम जानेंगे आगे। गोवा में एयर ट्रैवल की कहानी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग रही है, जिसकी शुरुआत 1955 में हुई जब पोर्चुगीज सरकार जो इधर रूल कर रही थी, तो उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए एक एयरपोर्ट बनाया डबलिन में, पणजी से लगभग 30 किलोमीटर दूर। इसे तब एयरपोर्टो दे डबलिन के नाम से जाना जाता, जो पोर्चुगीज एयरफोर्स बेस था। मोस्टली तो मिलिट्री फ्लाइट चलती थी, लेकिन कभी कभी सिविलियन फ्लाइट्स भी अलाउड कर दी थी उन्होंने। ज्यादातर लोग फिर भी गोवा तक रोड या सी के जरिए पहुंचते थे। तब एक पोर्चुगीज इंडिया की एयरलाइन TAIP रेगुलर फ्लाइट्स उड़ाती थी दमन, दीव, कराची, मोजाम्बिक, पोर्चुगीज टिमोर वगैरह के लिए। तब गोवा अपने स्पाइस ट्रेड और अपनी क्रिश्चियन कल्चर के लिए प्रसिद्ध था। लोग यहाँ कमर्शियल या रिलीजियस रीजन से ही आते। 1961 में गोवा के लिबरेशन के बाद डबलिन में एयरपोर्ट में भारी बमबारी की इंडियन एयरफोर्स ने, उसको डैमेज करते हुए 2 सिविलियन प्लेन जो तब एयरपोर्ट में थे वो बच के कराची निकल गए। लिबरेशन के बाद ये एयरपोर्ट इंडियन नेवी के अंडर आ गया। वही इसे ऑपरेट करने लगी अपने एयरक्राफ्ट के लिए, लेकिन सिविलियन नीड को देखते हुए उन्होंने पब्लिक सेक्टर एयरलाइन इंडियन एयरलाइंस को यहाँ से फ्लाइट्स उड़ाने की अनुमति दे दी। उस समय गोवा का टूरिज्म इतना विकसित नहीं था, सिर्फ मुंबई से कुछ फ्लाइट चलती। सरकार ने गोवा को बेहतर कनेक्ट करने के लिए रोड और रेलवे लाइंस पर भी काम शुरू किया, जैसे NH66 को बनाया जो मुंबई को कन्याकुमारी से जोड़ता है पूरे कोंकण और मालाबार कोस्ट से होते हुए, तो ये यहाँ गोवा से गुजरता है। 1960s में ये एक पीसफुल रिट्रीट के रूप में उभर रहा था, जिसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज के हिप्पी कल्चर के बूम से इसका आकर्षण बढ़ने लगा उनके लिए। हिप्पीज को गोवा पसंद आया अपने बीचेस और रिलैक्स लाइफस्टाइल के लिए, खासकर अंजुना बीच जो उनके लिए गैदरिंग पॉइंट बन गया। इससे जल्द ही गोवा इंटरनेशनल मैप पर एस्टैब्लिश हुआ और 1970 के आखिरी तक हर साल लगभग 20,000 इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिट करने लगे इधर। 1980s में टूरिज्म इंडस्ट्री ने एक मेजर लीप लिया जब इंटरनेशनल चार्टर फ्लाइट्स डायरेक्टली UK, रशिया और जर्मनी से आने लगी। ये ज़्यादातर विंटर्स में चलती, जब यूरोप में कोल्ड वेदर से निकलकर टूरिस्ट गोवा के ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मजा लेने आते। 1980s में इधर सालाना 5 लाख लोग आने लगे, जिसमें एक बड़ा पोर्शन फॉरेनर्स का था। इनको केटर करने के लिए एक नई डोमेस्टिक टर्मिनल बिल्डिंग बनाई 1983 में, जो 350 अराइवल्स और डिपार्चर्स को एक साथ संभाल सकती थी। 1991 में इंडिया के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी बूस्ट मिला। अब लोकल टूरिस्ट भी ज्यादा ट्रैवल करने लगे पहले से। मेजर एयरलाइंस जैसे जेट एयरवेज और एयर इंडिया ने गोवा को अपने मेजर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में शामिल किया। इधर की होटल इंडस्ट्री भी एक्सपैंड होने लगी और लग्जरी रिजॉर्ट्स जैसे ताज फोर्ट और लीला पैलेस आए। 1995 तक गोवा में टूरिस्ट की संख्या 10 लाख क्रॉस कर चुकी थी। इसके लिए एक इंटरनेशनल टर्मिनल बनाया एयरपोर्ट में, जो 250 फ्लाइट मूवमेंट्स हैंडल कर सकता था। ये ग्रोथ अगले शतक में भी बरकरार रही जब नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हुए इसे सपोर्ट करने के लिए। कोंकण रेलवे भी इसी दौरान खुली, जिसने गोवा को मुंबई और बैंगलोर से डायरेक्टली जोड़ दिया। ये काफी मुश्किल प्रोजेक्ट था अपने आप में, जिसे बनाने में काफी चैलेंज का सामना करना पड़ा अथॉरिटीज को। इसके ऊपर हमने और गहराई में बात की है इस वीडियो में, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। ऐसे और कुछ प्रोजेक्ट थे जैसे हाईवेज को एक्सपैंड करना, जिसके चलते 2005 तक 20 लाख लोग साल में गोवा आने लगे, जिसमें से 25% फॉरेनर्स थे। टूरिज्म इंडस्ट्री काफी बढ़ गई, बीचेस के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स, नाइट लाइफ और हेरिटेज टूरिज्म भी पॉपुलर होने लगे इधर। डबलिन एयरपोर्ट इतनी डिमांड को हैंडल करने के लिए काफी नहीं था और कंजेशन एक मेजर इशू बन गया। इसलिए इसे मॉडर्नाइज करने के लिए इंडियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने प्लान किया नए इंटरनेशनल टर्मिनल का और कई नए एयरक्राफ्ट स्टैंड्स बनाने का भी। 500 करोड़ रुपए लगा इसमें, जिसे खोल तो 2007 में जाना था, लेकिन कंस्ट्रक्शन डिलेज के कारण 2014 में खोला ये वर्ल्ड क्लास टर्मिनल 75 लाख पैसेंजर कैपेसिटी के साथ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और लैंड एक्वायर किया इंडियन नेवी और स्टेट गवर्नमेंट से एप्रन और टर्मिनल एक्सपेंशन के लिए। इसने दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऑपरेशंस को काफी बेहतर बनाया और फ्लाइट्स भी बढ़ी
इसके साथ ही गोवा की बढ़ती सिग्निफिकेंस को देखते हुए ओल्ड सिटी के चर्चेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया। म्यूजिक और कल्चरल फेस्टिवल्स जैसे सनबर्न फेस्टिवल और गोवा कार्निवल ने ग्लोबल टूरिस्ट के बीच अपनी पहचान बनाई। 2018 में इधर 80 लाख टूरिस्ट आए पहली बार, स्टेट की पॉपुलेशन के लगभग 5 गुना ज्यादा। एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भी अपनी कैपेसिटी को क्रॉस कर चुका था खुलने के 5 साल के अंदर ही। चार्टर फ्लाइट्स टोटल फ्लाइट्स का लगभग 15% हिस्सा बना रही थी। एयरपोर्ट फिर कंजेस्टेड होने लगा अपनी कैपेसिटी रीच करने के बाद, जिसको और एक्सपैंड करना मुश्किल था जगह की कमी और नेवी बेस के होने के कारण। इसमें एक ही रनवे है जो शेयर करना पड़ता है उन्हें नेवी के साथ, और उनकी कई रिस्ट्रिक्शंस भी रहती हैं, जैसे रात में कम फ्लाइट्स उड़ाना और नेवी प्लेन्स को हमेशा प्रायोरिटी मिलना वगैरह। इसलिए सरकार एक नया एयरपोर्ट बनाने के बारे में सोचने लगी नॉर्थ गोवा में मोपा के पास। इससे डब्ल्यूएम एयरपोर्ट पर बढ़ता प्रेशर कम होगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी, स्पेशली नॉर्थ गोवा और सदर्न महाराष्ट्र एरियाज में। मोपा एयरपोर्ट को अप्रूवल तो मार्च 2000 में ही मिल गया था, लेकिन लैंड एक्विजिशन और लोकल कोर्ट केसेस के चलते 14 साल के लिए अटका रहा। फाइनली बिड्स खुली एयरपोर्ट को बनाने और ऑपरेट करने की, जिसे जीएमआर ने जीता टोटल 3 बिडर्स में से। उन्होंने फिर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी बनाई जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नाम से, ताकि वो फंड्स इकट्ठा कर सके डिजाइन, कंस्ट्रक्ट और ऑपरेट करने के लिए। राज्य सरकार ने 78 लाख स्क्वायर मीटर का लैंड एक्वायर किया इसके लिए कुछ गाँव से। कंस्ट्रक्शन शुरू हुई फिर 2018 में और दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार था ये। खुलने पर इसका नाम देश के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के 10वें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के ऊपर रखा गया, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहली फ्लाइट उड़ी इधर जनवरी 2023 में इंडिगो की। 2 साल में ही ये 50 लाख से ज्यादा यात्रियों को सर्व भी कर चुका है। इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए कुछ एयरलाइंस अपने ऑपरेशंस को डब्ल्यूएम से इधर शिफ्ट कर रही हैं, जैसे एरोफ्लॉट, ओमान एयर और टीयूआई एयरवेज। एयर इंडिया ने अपनी लंदन फ्लाइट्स को भी इधर से ही चलाना शुरू कर दिया था 2023 से ही, जो इकलौती यूरोपियन डेस्टिनेशन है गोवा से जुड़ी रेगुलर सर्विस के साथ। इतना ही नहीं, ये पहली इंटरनेशनल फ्लाइट भी बनी नए एयरपोर्ट से। आज भी इसकी ग्रोथ बरकरार है लगभग 10% सालाना, जिसने 1 करोड़ टूरिस्ट का माइलस्टोन भी क्रॉस किया पिछले साल ही। टूरिज्म सेक्टर एक बड़ा हिस्सा बनाता है गोवा की जीडीपी का, लगभग 16% का डायरेक्ट योगदान और 30% से ज्यादा का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मिलाकर। ये एक काफी बड़ा सेक्टर है जिसमें लाखों लोग एम्प्लॉयड हैं और उससे भी ज्यादा इस पर निर्भर रहते हैं अपनी आजीविका के लिए। फ्यूचर प्रोजेक्शंस के हिसाब से स्टेट का एयर ट्रैफिक 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाएगा अगले 10 सालों में, जो देखा जाए तो सिर्फ एक सिंगल रनवे एयरपोर्ट के लिए संभव नहीं है संभालना। नया एयरपोर्ट बनाना अनिवार्य था स्टेट की ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए भी, इसलिए इसे बनाया गया। डब्ल्यूएम एयरपोर्ट जो प्रेजेंट में है उसकी बात करें तो ये 0.14 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जिसके सिविलियन ऑपरेशंस एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है। ओरिजिनली जब ये बना था तो इससे भी आधा था एरिया, लेकिन एक्सपेंशन करने के कारण आज इतना बड़ा हो चुका है। एक 3.4 किलोमीटर लंबा रनवे है जो बोइंग 747 जैसे बड़े प्लेन्स को भी हैंडल कर सकता है आसानी से। ओरिजिनली तो ये सिर्फ 1.8 किलोमीटर का था, जिसे बाद में एक्सपैंड किया गया। एक 3.7 किलोमीटर का टैक्सीवे भी बनाया गया है इसके पैरेलल में ऑपरेशंस को स्मूदर बनाने के लिए। हाल ही में ये टैक्सीवे बना है 2019 में, जिसके बाद से रनवे की कैपेसिटी 15 फ्लाइट मूवमेंट से बढ़कर 20 तक पहुंच गई है प्रति घंटा। लेकिन एयरपोर्ट का सबसे बड़ा नुकसान इंडियन नेवी के अंडर होने का ये था कि कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगती हैं इस पर, जैसे हफ्ते में 5 दिन सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक कोई फ्लाइट नहीं उड़ सकती यहाँ, क्योंकि तब मिलिट्री फ्लाइट ट्रेनिंग हो रही होती है। तो इससे फ्लाइट मूवमेंट में दिक्कत का सामना करना पड़ता है और ऑपरेशन भी कम हो पाते हैं। टर्मिनल की बात करें तो 36,000 स्क्वायर मीटर में फैला इकलौता इंटीग्रेटेड टर्मिनल मौजूद है इधर, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ट्रैफिक के लिए। कार्गो भी यहाँ से हैंडल हो जाता है, कोई डेडिकेटेड बिल्डिंग नहीं बनाई, लेकिन एआई का प्लान है पुराने इंटरनेशनल टर्मिनल को एक कार्गो टर्मिनल बनाने का, जब सारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स नए एयरपोर्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी इधर से इंटरनेशनल के अलावा डोमेस्टिक और सीजनल चार्टर्ड फ्लाइट्स भी चलती हैं। डोमेस्टिक वाली सारी मेजर सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, बैंगलोर वगैरह सब जुड़ी हुई हैं इधर से। चार्टर्ड फ्लाइट से साल में 3 से 3.5 लाख टूरिस्ट आते हैं। लेकिन फॉरेन टूरिस्ट की वैरायटी को देखते हुए इंटरनेशनल फ्लाइट्स दुबई और बहरीन जैसी कॉमन लोकेशंस के साथ रशिया के पर्म, किर्गिस्तान के बिश्केक और कजाकिस्तान के अल्मेटी और अस्ताना से भी चलती हैं इधर। 2022 तक यूके की फ्लाइट्स भी इधर से ही चलती थी नए एयरपोर्ट पर शिफ्ट होने से पहले। नए एयरपोर्ट की बात करें तो ये नॉर्थ गोवा के मोपा में बना है, पुराने एयरपोर्ट से लगभग 60 किलोमीटर दूर 8.6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है, एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल के साथ जो 65,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, दावलिम के टर्मिनल से लगभग दुगना। फर्स्ट फेज बना है 44 लाख पैसेंजर्स की कैपेसिटी के साथ 2,650 करोड़ रुपए में। फ्यूचर में नए फेजेस से कैपेसिटी
कैपेसिटी 3 गुना और बढ़ाकर 1.3 करोड़ तक कर दी जाएगी। दाबोलिम के एक रनवे के मुकाबले इधर 2 रनवेज होंगे, लेकिन अभी एक ही बना है 3.75 किलोमीटर लंबा, जो वाइड बॉडी वाले बड़े प्लेन्स जैसे एयरबस A380 को भी हैंडल कर सकता है। GMR ने इसे बनवाया है इनकी स्पेशल पर्पस व्हीकल GGIAL से, जो इसे अगले 40 साल तक के लिए ऑपरेट भी करेगी और ये राइड्स 20 साल और एक्सटेंड भी किए जा सकते हैं उसके बाद। स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन, मॉडर्न पैसेंजर फैसिलिटीज और इको फ्रेंडली फीचर्स के साथ ये देश के सबसे शानदार एयरपोर्ट्स में से एक बन गया है, जहां हाई एंड टूरिज्म को भी बेहतर केटर किया जा सकता है। दाबोलिम में कंजेशन कम करने में भी ये कारगर साबित हुआ है। इसका खुलना एक मेजर माइलस्टोन भी माना जा रहा है गोवा की एविएशन हिस्ट्री में। यहाँ से अब रशिया के मॉस्को और येकैटरिनबर्ग और उज्बेकिस्तान के ताशकेंट तक की भी फ्लाइट चलने लगी हैं। साथ ही गल्फ कंट्रीज की कुछ लोकेशंस जैसे UAE के शारजा, ओमान के मस्कट और कतार के दोहा भी यहाँ से कनेक्ट हो पाए हैं। इसके अलावा UK के लंदन और मैनचेस्टर तक भी ब्रिटिश एयरलाइन TUI एयरवेज फ्लाइट चला रही है। ये एयरपोर्ट नॉर्थ गोवा और सदर्न महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर के आया है। दाबोलिम एयरपोर्ट के मुकाबले यहाँ सबसे बड़ी एडवांटेज है 24 घंटे ऑपरेट करने की। साथ ही नाइट पार्किंग फैसिलिटी भी है प्लेन्स के लिए। ये दोनों ही दाबोलिम एयरपोर्ट में नहीं थी। नेवी की रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है और ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट हो सकेंगी, खासकर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, जिससे फॉरेन टूरिज्म में भी इजाफा देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुमान से 10,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे इससे, और स्टेट की GDP और टूरिज्म सेक्टर में एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा। गोवा आज एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है, जहां सालाना 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट का शेयर अब 30% तक बढ़ा है और ऐसी ग्रोथ आगे भी एक्सपेक्ट की जा रही है। गोवा के बीचेस, कल्चर और नाइट लाइफ उसे देश के टॉप डेस्टिनेशंस में ले आते हैं। मोपा एयरपोर्ट के खुलने से अब ट्रैफिक दोनों में बढ़ सा गया है। दाबोलिम में लगभग 70% और मोपा में 30%। पहले साल मोपा ने सिर्फ 6 लाख यात्रियों को हैंडल किया, जो अगले साल बढ़कर 44 लाख तक पहुंच गया, 7 गुना ज्यादा। इससे दाबोलिम पर लोड कम हो गया 83 लाख से 68 लाख पैसेंजर्स तक। अब ये दोनों एयरपोर्ट्स मिलाकर 1.1 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर संभाल रहे हैं। फ्यूचर में मोपा के एक्सपैंड होने से गोवा देश के टॉप एविएशन हब में भी शामिल हो जाएगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो एक मेजर नेशनल हाईवे NH66 जो मुंबई से कन्याकुमारी तक जाता है, उससे थोड़ा ही दूर पड़ता है ये एयरपोर्ट, लेकिन कोई प्रॉपर रोड नहीं है वहां तक जाने के लिए। इसलिए NHAI ने एक स्पर रूट बनाया है NH166S नाम से, जो इसे जोड़ता है हाईवे से। 770 करोड़ रुपए लगे इसे बनाने में, जो 6 लेन चौड़ा है और पूरा एक्सेस कंट्रोल भी एक प्रॉपर एक्सप्रेसवे की तरह। 6.6 किलोमीटर की कुल लंबाई है, जिसका 1.7 किलोमीटर सेक्शन एलिवेटेड बनाया गया है एक छोटी वैली को क्रॉस करने के लिए। जरूरी है ये रोड पैसेंजर्स के एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा एक नया 802 किलोमीटर लंबा नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे भी प्लान किया है महाराष्ट्र सरकार ने, ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो सके गोवा से और स्टेट के साउथ ईस्टर्न रीजन्स में भी। ये गोवा के नॉर्दर्न बॉर्डर पर खत्म हो जाएगा NH66 पर। पुराने दाबोलिम एयरपोर्ट के नेवी बेस की बात करें तो उसका नाम है INS हंसा। ये देश का सबसे बड़ा नेवल बेस है, जहां 2000 मिलिट्री पर्सनल, 1000 सिविलियन और 8 नेवल एयर स्क्वाड्रंस बेस्ड हैं। नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों ही यहाँ पर अपने पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा नेवी के MiG-29K पायलट्स इधर ही ट्रेन और सर्टिफाई भी किए जाते हैं। ओरिजिनली INS हंसा सितंबर 1961 को कमीशन किया गया था कोयम्बटूर तमिलनाडु में, लेकिन 2 महीने बाद ही गोवा के लिबरेशन पर इसे इधर शिफ्ट कर दिया गया। इसमें ही एक सिविल एनक्लेव बनाकर पैसेंजर फ्लाइट्स चलने लगी। अब इतने सालों के ऑपरेशंस के बाद जब फ्लाइट्स बढ़ती चली गई, तो कुछ पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स ने इधर से नेवल बेस शिफ्ट करने का सोचा कहीं और, ताकि ये पूरा ही एक सिविलियन एयरपोर्ट बन सके। पास में एक INS कदम्बा करके नेवल बेस मौजूद है वहां पर। ये कर्नाटका के कारवार में पड़ता है, दाबोलिम से लगभग 70 किलोमीटर दूर। अभी नेवी का तीसरा सबसे बड़ा नेवल बेस है, जहां हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत बेस्ड हैं। मगर ये बन रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन का फेज 1 बनकर खुला 2005 में। खुलते ही ये तीसरा सबसे बड़ा नेवल बेस बन गया देश का। लेकिन सारे फेजेस बनने के बाद ये ना सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे ईस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा नेवल बेस बन जाएगा। इधर ही INS हंसा के ऑपरेशंस को शिफ्ट करने का
विचार किया जा रहा था, लेकिन अपनी 750 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट और दूसरी कई इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज को देखते हुए नेवी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसे डबल एम से शिफ्ट करने या बंद करने का। तो इसलिए मोपा एयरपोर्ट बनाना जरूरी साबित हो गया। इसके बाद एयरपोर्ट के अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं जो गोवा को बेहतर तरीके से कनेक्ट करने में सफल हो रहे हैं, जैसे कोंकण रेलवे और NH66। कोंकण रेलवे जो 1998 से चल रही है, तब देश के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से एक था, जिसे बनाने में कई दिक्कतों और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा डिफिकल्ट टेरेन होने की वजह से। एक तरफ वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ और दूसरी तरफ समुद्र, इसलिए यहाँ कोई भी पहले ट्रेन लाइन नहीं बिछा पाया था, जबकि ब्रिटिशर्स ने पहले ट्राई भी किया था कई बार, लेकिन उन्हें हर बार असफलता का सामना करना पड़ता। किसी को अगर मुंबई से मैंगलोर जाना होता था पहले, तो पूरा घूम कर जाना पड़ता था, पुणे, कोल्हापुर और हुबली से होते हुए। ये सफर और आसान बनाने के लिए और टूरिज्म फ्रेट को बढ़ाने के लिए इस रूट को पूरा किया गया नए लेटेस्ट तकनीकों का इस्तेमाल करके। 91 टनल्स और 171 ब्रिजेस के साथ ये इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर पाया। जब से ये खुला है, तब से इकोनॉमी में बहुत फायदा देखने को मिला है पूरे रीजन की। गोवा तक पहुंचना सस्ता बना, जिससे और लोग आने लगे घूमने। कुल लंबाई है कोंकण रेलवे की 756 किलोमीटर की, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका को जोड़ता है, जिसमें इसका 105 किलोमीटर भाग गोवा से गुजरता है। इस पर पूरी वीडियो देखें हमारी आई बटन पर क्लिक करके। कोंकण का रूट ही जब साउथ गोवा पहुंचता है, तो एक लंबी सी टनल से गुजरता है कनकॉन के पास। ये टनल 3.3 किलोमीटर लंबी है, जो तभी 1998 से ऑपरेट कर रही है, लेकिन बढ़ती डिमांड के चलते इसे एक्सपैंड और मॉडर्नाइज करने पर काम चल रहा है। मौजूदा टनल थोड़ी पुरानी हो चुकी है, जिसकी दीवारें भी कमजोर होती दिख रही हैं और रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती रहती है। इसके साथ वेंटिलेशन सिस्टम भी मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बना हुआ। गोवा के माइनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का फ्रेट ट्रैफिक भी बढ़ने लगा है, जिसे टनल के कारण डिलेज का सामना करना पड़ता है। तो ट्रेन की सेफ्टी और स्पीड को बेहतर बनाने के लिए इसे मॉडर्नाइज करना आवश्यक बन गया। एक्सपैंड करके एक और ट्रैक ऐड किया जा सकेगा एक नई पैरेलल टनल की मदद से, जिससे कैपेसिटी बढ़ेगी दोनों पैसेंजर्स और फ्रेट ट्रेन्स की। ऐसे ही कुछ और अपग्रेड्स जरूरी हो गए हैं गोवा के रेल नेटवर्क में, जो फ्यूचर डिमांड को पूरा कर सकें। और हाईवेज की भी सिमिलर कहानी है। NH66 जिसे 1960s में बनाया गया गोवा में, अब यहाँ का प्राइमरी हाईवे भी बन गया है और देश के सबसे बिजी हाईवेज में से एक भी। लिबरेशन के बाद इसे गोवा को मुंबई और कर्नाटका से जोड़ने के उद्देश्य से बनाया गया था, कोस्टल और सेंट्रल रीजन से गुजरते हुए। अब ये एक क्रिटिकल कॉरिडोर के रूप में काम करता है लोगों और सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। पहले इसका नाम NH17 था, लेकिन 2010 में NHAI जब सारे हाईवेज के नंबर चेंज कर रही थी, तो ये NH66 बन गया। बढ़ते ट्रैफिक और सिर्फ 2 लेन चौड़े होने से ज्यादा एक्सीडेंट्स के कारण ही इसे एक्सपैंड करके 4 लेन्स का बनाया जा रहा है। और कुछ सिटीज जैसे मडगांव, पणजी और मापसा के अराउंड बाईपासेस और फ्लाईओवर्स भी। मोस्टली काम हो गया इसका, लेकिन बीच के कुछ भाग बचे हैं जो इसी साल पूरे हो जाएंगे। इसी NH66 के एक्सपेंशन में ही 2 नए मॉडर्न केबल स्टेट ब्रिजेस भी बनाए गए, ज्वारी और मंडवी ब्रिजेस, जो आइकॉनिक बन गए खुलते ही। पुराने ब्रिजेस के बॉटलनेक को हटाने और फ्लो स्मूथ करने में ये सफल हो रहे हैं। न्यू ज्वारी ब्रिज जो है वो दाबोलिम से लगभग 10 किलोमीटर दूर ही बना है, कोटलिम विलेज के पास। नॉर्थ और साउथ गोवा के बीच एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन बनाता है ये। साथ ही पुराने ब्रिज की रिप्लेसमेंट है मॉडर्न केबल स्टेट ब्रिज के रूप में 640 मीटर लंबाई के साथ। ज्वारी नदी के ऊपर से क्रॉस करता है 8 लेन्स का और इसे मनोहर सेतु नाम से भी जाना जाता है। 20,000 व्हीकल्स को हैंडल कर सकता है हर रोज और खुल गया था 2 साल पहले दिसंबर 2022 में। पुराना ब्रिज कई दशकों पहले बना था, जो बढ़ते ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाया। साथ ही टूट फूट गया है लगातार इस्तेमाल से कि इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पर भी सवाल उठने लगे और ज्यादा मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है रेगुलरली। तो इसलिए नया ब्रिज जरूरी हो गया बनाना। नए मांडवी ब्रिज की बात करें तो ये पणजी को परवरिम से कनेक्ट करता है। मांडवी नदी पर इसे बनाया गोवा के नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन्स के लिए, जिस पर 66,000 व्हीकल्स चल सकती हैं डेली। मॉडर्न केबल स्ट्रेट ब्रिज के रूप में बनाया है, 4 लेन चौड़ा और 700 मीटर लंबा। लेकिन अगर पूरे एलिवेटेड वायरडक्ट की बात करें तो वो है 3.2 किलोमीटर का। देश के सबसे लंबे ऐसे ब्रिजेस में से एक बन गया, जिसे अटल सेतु नाम से भी जाना जाता है। पुराना ब्रिज इतनी व्हीकल्स नहीं हैंडल कर सकता था, साथ ही मानसून के दौरान इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी इसपे कि इसके गिरने का भी खतरा बना हुआ था। इसके अलावा पणजी गोवा की कैपिटल होने के नाते एक जरूरी ट्रांजिट पॉइंट बन जाता है लोकल्स और टूरिस्ट दोनों के लिए। तो एक नए मजबूत और चौड़े ब्रिज का बनाना अनिवार्य बन गया। कंस्ट्रक्शन शुरू हुई 2014
2014 में और 2019 तक बनकर तैयार था। अगर कोई दावलिम से मोपा जाना चाहता है तो उसे इन दोनों ब्रिजेस को क्रॉस करके ही जाना पड़ता है, यही एक रूट है। इसके अलावा गोवा के इनलैंड वाटरवेज का विकास भी करने का प्लान है सरकार का। गोवा की नदियां मांडवी, जुआरी और चपोरा को अच्छा बनाकर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। इधर लोगों के लिए फेरीज और सामान के लिए कार्गो शिप्स वगैरह चलेंगी। गोवा का अपना काफी बड़ा रिवर नेटवर्क है, लगभग 250 किलोमीटर का, जिनको डेवलप करके एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जा सकता है जो अभी काफी अंडर यूटिलाइज्ड है। जो रोड्स और हाईवेज हैं उनके कंजेशन को बाईपास करके लोग और सामान ले जा सकेंगे इको फ्रेंडली तरीके से। सामान को पानी से ट्रांसपोर्ट करना काफी सस्ता पड़ता है रोड और रेल के मुकाबले। कुछ अनुमान के हिसाब से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 30 से 40% तक कम हो जाती है इससे। आयरन ओर और कोल जैसे रॉ मटेरियल्स भी बल्क में भेजे जा सकते हैं इसका इस्तेमाल करके, जो काफी बचत करेंगे। सीनिक रिवर क्रूजेस, फेरीज और हाउस बोट्स टूरिज्म भी बढ़ा सकती हैं यहाँ, जैसे केरला बैक वाटर्स में देखने को मिलता है। इन रूट्स को डेवलप करने के लिए रिवर की ड्रेजिंग करनी पड़ेगी। कई जगहों पर रिवर बेड्स को थोड़ा डीप बनाकर ऑब्स्ट्रक्शंस जैसे बड़े पत्थर वगैरह हटाने पड़ेंगे, जिससे बोट्स आसानी से नेविगेट कर सकें। कार्गो और पैसेंजर जेटीज को बनाना या मॉडर्नाइज करना, खासकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर पणजी, ओल्ड गोवा और वास्को जैसे। इससे ज्यादा फेरीज खड़ी हो पाएंगी उधर और लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंटरमोडल हब्स में भी बनाया जा सकता है इन्हें, जहां से लोग रोड और रेल में आसानी से इंटरचेंज कर सकें। पणजी से वास्को के बीच फेरी राइड मांडवी और जुआरी नदियों से होते हुए ज्यादा सुंदर भी होगी और लोग ट्रैफिक को बाईपास भी कर सकेंगे। मांडवी सनसेट क्रूजेस तो पहले से ही काफी पॉपुलर हैं, लेकिन बेहतर सुविधाओं से और नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के योग्य हैं। इन पर कुछ जगह पर काम शुरू हो गया है, ड्रेजिंग और मॉडर्नाइजेशन से लेकर एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने तक जो ये पूरा वाटरवेज मैनेज करेगा। इसे बनाने के लिए मुंबई के फेरी सिस्टम और केरला की वाटर मेट्रो से भी काफी कुछ सीखा जा सकता है, जो देश के बेस्ट वाटर ट्रांसपोर्ट में आते हैं। मुंबई का फेरी नेटवर्क बहुत फैला हुआ है, कई मेन लोकेशंस को जोड़ते हुए, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफेंटा आइलैंड, मांडवा और अलीबाग। हजारों लोकल यात्रियों के साथ कई टूरिस्ट भी आकर्षित होते हैं इसमें सुंदर नजारे देखने के लिए। मुंबई स्काईलाइन के साथ अरेबियन सी और सह्याद्री हिल्स सब दिखता है। पीक सीजन में लगभग 25,000 यात्री हर रोज आते हैं, जिनके लिए टर्मिनल्स और फेरीज में अपग्रेड्स भी किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कोची वाटर मेट्रो देश का पहला इंटीग्रेटेड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसकी पहली लाइन 2021 में खुली। ये मेट्रो रेल के साथ भी काम करता है। अभी इसका थोड़ा पार्ट ही खुला है, लेकिन पूरा बनने के बाद 76 किलोमीटर के 15 रूट्स बनेंगे कोची बैकवाटर्स में। इलेक्ट्रिक फेरीज चलेंगी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और बेहतरीन स्टेशंस के साथ। 1 लाख यात्रियों को हर रोज संभालने की क्षमता होगी पूरा होने पर। इन दोनों की अलग अलग अप्रोचेस देखकर गोवा के फेरी सिस्टम में अमल किया जा सकता है बेस्ट आउटकम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज हमारा मेंबर बनना कंसीडर करें, या तो आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या हमारे बनाए मैप्स को खरीद के हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।